ताजे बरतानिया से भेजे गए ये मेहमान कौन थे और इन पतंगबाजों का अंग्रेजों से क्या ताल्लुक है और पूरा हिंदुस्तान क्यों सरापा एहतजाज है, ये सब आप जानेंगे इस एपिसोड में। इसके साथ साथ आप जानेंगे कि शदीद हालत गम में भी कायदे आज़म ने मुसलमानों का मुकदमा किस जवां मर्दी से लड़ा। तो आइए मिलके जानते हैं। बरसगीर में करोड़ों लोग वॉइस राय की मुलाकातियों के खिलाफ सरापा एहतजाज है। वो हिंदुस्तानी जिसे एक लफ्ज भी अंग्रेजी का नहीं आता, वो भी इंग्लिश के नारे रट चुका है। शहर के वस्त में पतंगबाजों की एक अहम मीटिंग जारी है और ये पतंगबाज फिजिक्स के अहम असूलों के मुताबिक कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं। साइमन कमीशन को बुनियादी तौर पर इसलिए बुलाया गया था कि 1919 के एक्ट में जो वादा किया गया था वो इंडियन कमीशन से मिले और रिफॉर्म्स के लिए एक नया फार्मूला प्रेजेंट करें। लेकिन साइमन कमीशन जब यहाँ पहुँचा तो इंडियंस ने ना सिर्फ उसकी मुखालफत की बल्कि एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया। जिन्ना और कांग्रेस ने भी इसकी मुखालफत की और साइमन कमीशन जहाँ से गुजरता था इंडियंस वहाँ उसका काली झंडियों से और जूतों से इस्तकबाल करते थे और गो साइमन के नारे लगाते थे। इस दौर में मीडिया के जर्नलिस्ट का क्या रोल था, ये जानना बहुत जरूरी है। इस दौर के जर्नलिस्ट की कैपेबिलिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। मीडिया को देखें तो उस वक्त में मुस्लिम प्रेस एक बहुत ही आम अखबार हुआ करता था। मौलाना मोहम्मद अली जोर, जिनकी कॉमरेड और इसके अलावा जिम्मेदार, हमदर्द, इन सब अखबारों का भी एक बहुत ही अहम किरदार था। मौलाना मोहम्मद अली ज़फ़र, जिनकी अखबार जिम्मेदार, उसके बारे में लोगों का ये कहना था कि रात को वाक़या पेश आता और सुबह उसके फ्रंट पेज पे नज़म की सूरत में वो चीज़ सामने आ जाती और उसको पढ़ने में लोग इतना इंटरेस्टेड थे कि वो एक आना देकर उसको ख़रीदते और जिनको पढ़ना नहीं आता वो लोगों को एक आना देकर उससे पढ़वाते। जिन्ना बहुत ही मजबूत नफ्स इंसान, लेकिन 2 मरतबा जिन्ना को रोते हुए देखा गया। एक 1928 में जिन्ना को रोते हुए देखा गया और दूसरी बार जिन्ना को 1929 में रोते हुए देखा गया जब वो लखनऊ में एक सेशन पे गए हुए थे तो पीछे से रतन भाई फोत हुए। वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ तहरीक के ज़रिए अक्सरियत में हिंदू बहुत ज़्यादा थे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ फैसलों के ज़रिए मुसलमानों का सियासी तौर पर आपस में रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम एक इलादा कौम है। और उस दौर के रस्म व रवाज को देखा जाए तो मुसलमान जब हिंदू के घर जाता मुसलमानों को जिस प्लेट में खाना देते उसे फेंक देते और उसे नापाक समझते। साइमन से पूरा हिंदुस्तान सरापा एहतजाज। अब तक आपको इस कहानी में ये तो पता चल गया होगा कि गो बैक साइमन का नारा पूरे हिंदुस्तान के लोगों की जुबान पे किस तरह से रट चुका था। एक दफ़ा साइमन की मीटिंग हो रही थी और मीटिंग इस इलाके में की गई जहाँ पे लोग ना हो, जहाँ पे अपनी प्राइवेसी से साइमन के लोग मीटिंग्स कर सकें। जब वो मीटिंग के लिए बैठे तो वहाँ के इलाके में जो पतंगबाज थे उस इलाके के लोगों ने उन पतंगबाजों को बुलाया जिन्होंने आके फिजिक्स के तरीके से अपनी कैलकुलेशंस की और पतंगे उड़ाई और वो पतंगे जाके उस ग्राउंड में गिरी जहाँ पे साइमन की मीटिंग हो रही थी और उन पतंगों पे लिखा था गो बैक। 1937 में जो इलेक्शन हुए उसमें मुस्लिम लीग ऑल स्वाइप हो गई, सिवाय पंजाब और बंगाल के हर जगह कांग्रेस की हुकूमत बनी। अक्सरियत ने मुस्लिम लीग को नाकामयाब पार्टी बनाया। कांग्रेस ने ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कराई जो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त थी। हर ऑफिस के अंदर गांधी की तस्वीर को लगाना लाजमी करार दिया गया, वंदे मातरम को नेशनल एंथम करार दे दिया गया और स्कूलों को मंदिरों में कायम करने का ऐलान किया गया। मुसलमान बच्चों को ज़बरदस्ती कहा जाता कि इनको स्कूल भेजा जाए जहां इन्हें पूजा सिखाई जाए और जब मसाजिद में अजान दी जाती
तो ढोल बजाए जाते। मुसलमान लड़कियों को कहा जाता कि तिलक लगा कर बाहर निकलें। मुस्लिम लीग ने कैसे कांग्रेस की हर चाल पलट दी और कैसे बरसगीर को मुतहद रखने के लिए सारी कोशिशें नाकाम हुई, ये सब जानेंगे आप अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दे हमें इजाज़त, मिलते हैं अगले एपिसोड में।